हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हार्डी-विनबर्ग ने दिया था, जिन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि किसी भी पॉपुलेशन में एक जीन की फ्रीक्वेंसी कैसे पास ऑन होती है, कितने परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एलीलिक फॉर्म के आएंगे, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। तो हमने 5th चैप्टर में इनहेरिटेंस में पढ़ा था पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन इन ए पॉपुलेशन, कि किसी भी पॉपुलेशन में एक जीन की कितनी फ्रीक्वेंसी से वो अगली जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी जीन की कितनी एलीलिक फॉर्म्स होती हैं, एलील क्या है? इन विच इट एग्जिस्ट, कितनी तरीके से एक जीन प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका एलील बोलते हैं। तो एलील के फिर हमने टाइप्स पढ़े थे, वेदर इट इज ए डोमिनेटिंग और एन रिसेसिव। तो किसी भी जीन की फ्रीक्वेंसी को मेजर करना ही क्या कहलाता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ने से क्या फायदा होगा कि इससे हमें ये पता चलेगा कि वाई कि कोई भी जीन always express in dominating form, whether it is expressing in heterozygous form, whether it is expressing in the recessive homozygous condition। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी पता लगाने से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स कितने आ रहे हैं, रिसेसिव कैरेक्टर कितने आ रहे हैं, या हेट्रोजाइगस कैरेक्टर कितने आ रहे हैं। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? इट स्टेट दैट relative frequency of a alleles of gene, किसी भी जीन की जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब जितने डोमिनेटिंग आ रहे थे, मान लो पहली जनरेशन में 10 डोमिनेटिंग आ रहे थे, तो अगली जनरेशन में भी क्या है? 10 ही डोमिनेटिंग आएंगे। 4 रिसेसिव आ रहे तो अगली पॉपुलेशन में भी कितने आएंगे? नेक्स्ट जनरेशन में कितने आएंगे? 4 ही आएंगे। मतलब हर एलील की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे मैं बात करूं, कोई भी डोमिनेटिंग एलील है हमारे पास, डोमिनेटिंग एलील मान लो कैपिटल ए है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? मान लो शुरू में 10 आ रही है, तो अगली जनरेशन में भी वो क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। रिसेसिव की बात करें हम, मान लो वो स्मॉल है, वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो अगली जनरेशन में भी वो कितनी आनी चाहिए? 2 ही आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। कि किसी भी जीन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके एलील्स की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन किस तरह की पॉपुलेशन होनी चाहिए? वो पॉपुलेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होनी चाहिए। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें होगा, उसी में इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा था कि किसी भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन कब? कुछ कंडीशंस उन्होंने बताई कि ये जो लॉ है या ये प्रिंसिपल है, ये कब फिजिबल होगा, कब हमारी जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेंगी। उसके लिए 4 कंडीशंस थी। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो हार्डी-विनबर्ग लॉ फॉलो नहीं होएगा। हम ये नहीं कह सकते कि एलीलिक फ्रीक्वेंसीज क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन शुड बी बिग, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स होने चाहिए उसके अंदर। पॉपुलेशन शुड बी बिग। दूसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑर्गेनिज्म शो रैंडम मेटिंग, किसी के साथ भी किसी की रिप्रोडक्शन हो सकती है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी क्या चीज होनी चाहिए? किसी भी तरह की म्यूटेशंस नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो म्यूटेशन। और चौथी क्या कंडीशन है? जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे शुड एबल टू सरवाइव, और सब में बराबर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होना चाहिए।
हार्डी-विम्बर्ग ने ये 4 कंडीशंस दी। अगर ये कंडीशन किसी पॉपुलेशन में फुलफिल हो रही हैं तभी हम क्या कहेंगे कि एलीलिक फ्रीक्वेंसीज क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। अब मुझे बताओ कि ये जो चारों कंडीशंस हैं क्या फिजिबल हैं? क्या हम कह सकते हैं कि भी किसी भी तरह की म्यूटेशंस नहीं होती पॉपुलेशन में? अगर म्यूटेशंस नहीं होती तो हम जो ये एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं या तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोड्यूस ना होते, तो म्यूटेशंस नहीं होती, है ना। दूसरी बात, रैंडम मेटिंग की बात नहीं कर सकते हम कि काओ बफेलो के साथ ब्रीड कर रहा है, इस तरह के नहीं। स्पीशीज स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन होता है, तो रैंडम मेटिंग का तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिजिबल है ही नहीं, तो ये भी डाउट में है। चौथा जो करेक्टरों ने क्या कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे सर्वाइव करने चाहिए, ऐसा नहीं होता। और दूसरी कि जितने भी सरवाइव कर रहे हैं उनके सबकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें पता है किसी की रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा है, कोई ज्यादा बच्चे पैदा करता है और कोई कम पैदा करता है। तो ये चौथी कंडीशन भी हमारी प्रेजेंट सिचुएशंस में पॉसिबल नहीं है। तो हार्डी-विम्बर्ग लॉ ने ये कहा कि किसी भी जीन की जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी अगर पॉपुलेशन क्या हो, बिग हो, ऑर्गेनिज्म रैंडम मेटिंग करते हो, किसी भी तरह की म्यूटेशंस ना हो और ऑल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड इक्वल रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो उसने अपनी इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। जैसे हमें पता है, हम बात करें कि मेरे पास कोई क्रोमोसोम है और उसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक रीजन में, उस स्पेसिफिक रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, लोकस ऑफ द जीन। तो हमें पता है हम किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है ना। तो एक एलीलिक फॉर्म हमारी इस क्रोमोसोम पे होगी और दूसरी उसकी एलीलिक फॉर्म उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगी। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, मान लो कोई भी मेरे पास जीन है, उसकी एक एलीलिक फॉर्म कैपिटल ए, ये क्या है, डोमिनेटिंग है, और उसकी जो रिसेसिव फॉर्म कैसे आ जाएगी, स्मॉल ए, है ना। तो क्या हमेशा सिचुएशंस ऐसी होती हैं? नहीं। हमें पता है, हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है किसी भी जीन के लिए। ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है उस जीन के लिए। ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम में हमें क्या है, 2 ही एलीलिक फॉर्म्स दिखाई दे रही हैं। तो हम एलील फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हार्डी-विम्बर्ग ने क्या कहा कि हम किसी भी डोमिनेटिंग एलील को किससे दिखा सकते हैं, P से दिखा सकते हैं उसकी एलील फ्रीक्वेंसी। किसी भी रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी किससे दिखा सकते हैं, Q से दिखा सकते हैं। ये सारा क्या है, किसी भी पॉपुलेशन में जीन पूल कहलाया जाएगा। मतलब या तो ऑर्गेनिज्म कैपिटल ए वाले होंगे, या ऑर्गेनिज्म स्मॉल ए वाले होंगे, या ऑर्गेनिज्म स्मॉल ए कैपिटल ए वाले होंगे। तो ये सारा क्या है, पॉपुलेशन इस तरीके की होगी। तो किसी भी पॉपुलेशन की जीन कंपोजिशन को हम क्या बोल देते हैं, उसका जीन पूल बोल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-विम्बर्ग एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। P प्लस Q शुड बी कांस्टेंट। लेकिन हम एलील फ्रीक्वेंसी को कैसे दिखाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम दे शुड बी प्रेजेंट इन डिप्लॉयड कंडीशन। तो हम क्या बोलेंगे इसको, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, P का स्क्वायर, 2 क्रोमोसोम्स के, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। फॉर रिसेसिव Q का स्क्वायर। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बच्चे, P प्लस Q का होल स्क्वायर, दैट शुड बी 1 कांस्टेंट है वो, है ना, अकॉर्डिंग टू दी हार्डी-विम्बर्ग लॉ। तो हमारे पास ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप हो गई जो क्या कहती है, P स्क्वायर क्या डोनेट कर रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट। P Q क्या
दिखा रहा है हमें? हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्यू स्क्वायर क्या दिखा रहा है? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो किसी भी पॉपुलेशन में ये सारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होंगी, वो क्या कहलाई जाएंगी? उसका जीन पूल। तो ये कहता है हार्डी-विम्बर्ग, किसी भी पॉपुलेशन में उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। तो जैसे हम इस इक्वेशन से कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरे पास एक पॉपुलेशन है, उसके पास AB ब्लड ग्रुप है, एक AB ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम है, और जिसमें A एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ AB ब्लड ग्रुप, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A 0.7 है मेरे पास। मैं दूसरी बात करूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील B कितनी है मेरे पास? 0.3। तो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी of heterozygous individual in a population। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या आएगी? तो हम ये मैथमेटिकल फॉर्मूला यहां पर पुट कर सकते हैं। हमें पता है ये है p² प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कौन सी कंडीशन है बच्चे? ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो 2pq इज इक्वल टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आ जाएंगे हमारे। तो हमें p की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, तो हम यहां पर सिंपली पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा? 0.42। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल इक्वेशन से आप इनको निकाल सकते हैं। कई बार हेट्रोजाइगस कंडीशन दे रखी हो, आपको क्या निकालनी हो? आपको कोई भी एक डोमिनेटिंग या रिसेसिव एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी आ सकती है। तो जो हार्डी-विम्बर्ग ने लॉ दिया था, उसने क्या कहा था कि ये कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगी तभी ये लॉ फॉलो होएगा। लेकिन हमें पता है ये कंडीशंस कांस्टेंट नहीं हो सकती। बहुत सारे फैक्टर्स हमारे इस इक्विलिब्रियम का मतलब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे हार्डी-विम्बर्ग लॉ के इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सबसे पहले है म्यूटेशंस। म्यूटेशन क्या है? चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन। कि जेनेटिक कंपोजिशन जरूरी नहीं हमेशा ही सेम रहेगी, कि डोमिनेटिंग एलील्स ही दिखाई देंगे या रिसेसिव एलील्स दिखाई देंगे। पहली पॉपुलेशन में अगर डोमिनेटिंग दिखाई दे रहे हैं तो जरूरी नहीं अगली पॉपुलेशन में डोमिनेटिंग ही आएंगे, अगली में रिसेसिव भी आ सकते हैं। तो देयर मे बी अ चांसेस ऑफ द म्यूटेशन। दूसरा, रिकम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, न्यू वैरायटीज डेवलप हो सकती है। तीसरी जो इफेक्ट कर सकता है इक्विलिब्रियम को, दैट इज जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन का मतलब जीन का मूवमेंट हो जाना। मूवमेंट कैसे हो सकता है? या तो बाहर चले जाएं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को छोड़ के कुछ इंडिविजुअल कहीं दूसरी जगह रहने लग जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन। ठीक है, पॉपुलेशन मूव कर गए वहां। जैसे मान लो मैं कहूं यहाँ पर पॉपुलेशन है कोई, यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं, इस 100 में से 20 लोग यहाँ से छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जीन की जो क्या हो गई? माइग्रेशन हो गई। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो गए? कम हो गए। तो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। क्योंकि पहले पर 100 निकाल रहे थे, अब हम कितना निकालेंगे? पर 80 निकालेंगे। तो दैट विल बी चेंज। इमिग्रेशन मतलब बाहर से कोई आ जाए, जैसे 100 थे, बाहर से 10 और ऐड हो जाएं तो कितना हो जाएगा? 110। तो अब हम किसी भी फ्रीक्वेंसी को, किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी को विद रिस्पेक्ट टू 110 निकालेंगे, नॉट विद रिस्पेक्ट टू 100। चौथी चीज है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट का ऑलमोस्ट सेम मतलब है। यहाँ पर जीन माइग्रेशन में क्या है कि हमारी इच्छा के हिसाब से हम एक जगह छोड़कर चले गए हैं या एक जगह जाकर रहने लगे हैं। इट इज
ऑन अवर नीड, या हम हमारी जरूरत के हिसाब से, हम अपनी नीड के हिसाब से मूवमेंट करें। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि बाय चांस कोई भी रीजन नहीं है किसी भी जीन का एलिमिनेशन हो जाना एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरे पास ये पॉपुलेशन है, इसमें 100 लोग रह रहे हैं, ये कहीं गए नहीं है, लेकिन किसी को हार्डली डिजीज हो गई है या एक्सीडेंट्स हो गए हैं, तो जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अब 80 इंडिविजुअल्स रह गए। तो ये क्या हुआ, विद नॉट देयर नीड से नहीं खत्म हुए हैं, वो क्या हुआ, बाय चांस दे आर एलिमिनेटिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो वो चांस क्या हो सकता है, मे बी सम डिजीज, सम एक्सीडेंटल इफेक्ट्स, जिसकी वजह से हमारी क्या है, जीन क्या है, एलिमिनेट हो जाएगी उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, उसे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट किसके ऊपर काम करता है बच्चे, एक फाउंडर्स इफेक्ट होता है। फाउंडर इफेक्ट क्या कहता है, इसको हम बॉटल नेक इफेक्ट भी बोलते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट क्या कहता है, समझो ये हमारे पास एक बॉटल है जिसका माउथ क्या है, नैरो है, इसमें हमने बहुत सारे पत्थर भर रखे हैं जो अलग अलग कलर के हैं, जैसे ये डार्क कलर के हैं, ठीक है। तो जब हम इस बॉटल को टर्न करेंगे तो इस नैरो होल में से कुछ पत्थर क्या है, बाहर आ जाएंगे, हमें नहीं पता कौन से बाहर आएंगे, तभी हम वर्ड यूज कर रहे हैं चांस। अगर ये बॉटल ओपन होती तो हम अपनी मर्जी से इंडिविजुअल्स को निकालते, जैसे हमने व्हाइट कलर के पेबल्स को बाहर निकाल लिया, तो वो हमारी नीड, वो जीन माइग्रेशन हो गया कि हमने अपनी जरूरत के हिसाब से निकाला। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि जब पॉपुलेशन बाय चांस ही मूव हो रही हो, बाय चांस कब होएगी, जैसे हम इस बॉटल को इन्वर्ट कर देंगे तो हमारे सोचने के हिसाब से पेबल्स नहीं बाहर आएंगे अपने आप। मान लो सारे डार्क कलर के पेबल्स बाहर आ गए और वो एक जगह जाकर रहने लग गए, ठीक है। तो ये बाय चांस मूवमेंट हुआ इन ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम वन एरिया टू दी अनदर। फिर ये ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीप्लाई करने लग गए, ठीक है, और उस एरिया पर नई पॉपुलेशन एस्टैब्लिश कर दी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट वॉज द कॉज ऑफ दिस न्यू सेटिंग ऑफ ए पॉपुलेशन। ये जो नई सेटिंग हुई है पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर एरिया में, वो कौन बेस बना है उसका, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो फाउंडर ऑफ दिस न्यू पॉपुलेशन कौन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, फाउंडर इफेक्ट्स। तो फाउंडर इफेक्ट क्या कहता है, इट स्टेट दैट सम जीन्स गेट एलिमिनेटेड, इंडिविजुअल्स विद दीज जीन, कुछ जीन्स एलिमिनेट हो जाएंगी एक पर्टिकुलर एरिया से। वो इंडिविजुअल जिनमें वो जीन्स थी जो उस पर्टिकुलर एरिया से एलिमिनेट हुई हैं, वो नए एरिया में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेंगी, मतलब वहां के रिसोर्सेज को यूज कर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। और मल्टीप्लीकेशन ही हम क्या कहते हैं, मॉडर्न थ्योरी का बेस है कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होगा तो वहां पर एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो सकती। फर्स्ट स्टेप ऑफ द एवोल्यूशन क्या है, रिप्रोडक्टिव मल्टीप्लीकेशन। तो ये मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, फॉर्म ए पॉपुलेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो एलिमिनेटेड जीन्स है आर द फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन इन अ न्यू एरिया। इसलिए हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को फाउंडर इफेक्ट्स भी बोलते हैं और बॉटल नेक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये बाय चांस हुआ है, हमारी नीड के हिसाब से नहीं हुआ है, जबकि जीन माइग्रेशन क्या था, हमारी नीड के हिसाब से था। तो हार्डी-विंबर्ग लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में इसकी एक्सप्लेनेशन आती है, जिसमें आपने इसके टर्म्स को लिखना है, क्या कंडीशंस के अंदर होता है, और इस इक्वेशन को ड्राइव करना है, ठीक है। थैंक यू।